सभी स्टूडेंट को नमस्ते। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की। आज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ जैकपॉट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर बार एग्जाम में आते हैं फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में करके ही जाने। यूनिट वाइज देखेंगे, मॉड्यूल वाइज कि मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 इट्स रूल 1945। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मॉड्यूल्स में ये डिवाइडेड है चैप्टर और काफी 40% नियर अबाउट क्वेश्चन पेपर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट से आता है। तो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें दे रखा है कि लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स। लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स, ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में जो पॉइंट है लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल का मीनिंग है कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में काफी सारे शेड्यूल है। ये देखिए सेकंड मॉड्यूल में जो शेड्यूल दिए हैं GHA शेड्यूल, इन शेड्यूल की बात इस मतलब कंसर्न है इसमें कि लीगल डेफिनेशंस की इन शेड्यूल की डेफिनेशंस आपको बतानी है कि ये शेड्यूल्स हैं क्या, इनमें क्या है, क्या डिफाइन कर रखा है इन शेड्यूल्स में। तो ये जो शेड्यूल दे रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। GH इम्पोर्टेंट है, X शेड्यूल इम्पोर्टेंट है। मेनली ये शेड्यूल्स इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये शेड्यूल थोड़े से आपको डिटेल में इनकी डेफिनेशंस पढ़ने की किस शेड्यूल में क्या दिया। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट छोटे से टॉपिक है इसमें। 2 टाइप के लाइसेंस है, लोन लाइसेंस और एक है रीपैकिंग लाइसेंस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोन लाइसेंस क्या होता है और रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है। इस चैप्टर में से यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में देखते हैं। सेकंड मॉड्यूल में ये शेड्यूल्स हैं, ये कर लेना जो मैंने बताए। उसके बाद है सेल ऑफ ड्रग्स, इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी वही है कि जी शेड्यूल की जो ड्रग्स होगी उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं उनकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी। जैसे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट आते हैं, आई लोशन, आई ड्रॉप, तो उन पे लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है। आप उनके पैक पे देखोगे स्पेशल लिखा आता है कि यूज्ड विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग। कि जो आई ड्रॉप या आई ऑप्थेल्मिक की जो भी प्रिपरेशन है उनको 1 मंथ के अंदर यूज करना होता है। तो उनके लेबल पे ये चीजें लिखी होती है। डोंट टच हैंड ऑन द टिप, की जो टिप होती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की, उस पे हैंड को वगैरह कुछ टच नहीं करना होता। तो ये चीजें कुछ लेबलिंग रिक्वायरमेंट है इस टाइप की कुछ दी है। तो ये कर लेना, लेबलिंग रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं। ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जिसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। DTAB मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, इसी में से क्वेश्चन आता है। राइट नोट ऑन DTAB। शॉर्ट में भी पूछ सकता है DTAB क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन करनी है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में 18 मेंबर्स होते हैं। 5 नॉमिनेटेड होते हैं, 5 इलेक्टेड होते हैं, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो ये मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन है, बुक में लिस्ट दी है, ये प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद कुछ फंक्शन दिया है। DTAB का फंक्शन क्या है कि इट एडवाइज टू दी गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कि DTAB बनाने का पर्पज क्या था। DTAB इस पर्पज के लिए बनाया गया था कि
जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो गवर्नमेंट ने लगाया बनाया, इसको इम्प्लीमेंट किया, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू आ रहा है कोई, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस देना, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस देना, क्योंकि नाम इसका क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट अप्लाई करने में ऑल इंडिया अगर कोई टेक्निकली इशू आ रहा है उस पर एडवाइस देना, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइस बोर्ड का काम, मेनली इसकी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, सीडीएल क्या है, ध्यान रखना। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में, कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की लोकेशन कहाँ है, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है। उसके बाद ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग इंस्पेक्टर की आपको क्वालिफिकेशंस बतानी क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन नॉर्मल्स होती है कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी या बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए रिटेल के लिए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्रग इंस्पेक्टर है तो उसके लिए कुछ साथ में ट्रेनिंग वगैरह 3 मंथ की कोई इंडस्ट्री में ऐसा कुछ मांगते हैं। और उसके बाद मेन आता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की फंक्शंस या पावर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक तो क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की फंक्शंस क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, तो इसमें से काफी कुछ पेपर में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी फार्मेसी एक्ट में बनी थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे फार्मेसी के प्रोफेशन को ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो उसका नाम है पीसीआई। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीआई क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें पीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़नी है, पीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके फंक्शन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीसीआई में भी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और पीसीआई के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस पीसीआई का कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशनों के लिए, फार्मेसी कोर्स के लिए ऑल इंडिया में डिप्लोमा डिग्री जो भी फार्मेसी कोर्स चल रहे हैं उनके लिए एजुकेशन पैटर्न बनाना, उनके लिए सिलेबस डिजाइन करना, उनके लिए सब्जेक्ट डिजाइन करना, और जो भी इंस्टीट्यूट फार्मेसी के कोर्स चला रहा है उनको अप्रूवल देना, उनके प्रोटोकॉल को विड्रा कर लेना, उनकी कॉलेजेस जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है उनकी ईयरली इंस्पेक्शंस करना कि वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं, स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरीज, लैब, प्रॉपर लैब्स हैं, टीचर्स टीचिंग स्टाफ है या नहीं है, ये सारी चीजें एवेल्यूट करना। तो ये काफी 4-5 फंक्शंस हैं मेरे लिए पीसीआई की। कोई फॉरेन से अगर फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा करके आ जाता है कोई स्टूडेंट फॉरेन से, तो उसको इंडिया में रिकॉग्नाइज करना वो पीसीआई का काम है। तो इस तरह से पीसीआई के फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का कर लेना, कम ही चांसेस है आने के, वैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली डेफिनेशन आ सकती है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन क्या हो सकती है, 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इन बॉन्ड मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड अंडर मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है एनडीपीएस एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनडीपीएस। ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, एनडीपीएस एक्ट में से। 1985 में आया था एनडीपीएस एक्ट। तो मेनली एनडीपीएस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस है वो करनी है आपको, कौन सी डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन है नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, बुक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है आपको, मेनली ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें ओपीएम इम्पोर्टेंट है, कि ओपीएम की कल्टीवेशन कैसे होगी, ओपीएम का प्रोडक्शन कैसे होगा,
ओपीएम की सेल कैसे होगी, ओपीएम का एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ऑफेंस एंड पेनल्टी है। ऑफेंस एंड पेनल्टी आपको हर चैप्टर में, ईच चैप्टर में मिलेंगी कि उसकी ऑफेंस पेनल्टी है, जैसे फार्मेसी एक्ट में भी दे रखा है ऑफेंस पेनल्टी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफेंस पेनल्टी किसी चैप्टर में है तो वो है एनडीपीएस एक्ट की ऑफेंस पेनल्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लेना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनडीपीएस की ऑफेंस पेनल्टी। इसके अलावा इसमें कोई खास नाइकोट्रोपिक एंड, ना नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी थोड़ा सा पढ़ लेना, और इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, ड्रग मैजिक रेमेडी इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है 5 या 10 मार्क्स में। इसमें भी डेफिनेशंस है कि ड्रग्स क्या होती हैं, और मैजिक रेमेडी की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। मैजिक रेमेडी की डेफिनेशन, ड्रग्स की डेफिनेशन, और एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन, एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं इनकी डेफिनेशंस है। और मेनली प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। अंदर से क्वेश्चन आ सकता है इसमें से इनडायरेक्ट, कि राइट प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, की ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में वो एडवर्टाइजमेंट बताइए जो प्रोहिबिटेड है, यानी जिनको करने पे बैन है, वो कौन सी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। एक्सेप्टेड वाली कम ही आती है, कोई चांस नहीं है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट, ये एक्ट भी थोड़ा सा है पर इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट ये एनिमल एथिक्स कमेटी के बारे में कुछ पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, डीपीसीओ 2013। ये नया एक्ट आया है, इससे पहले 1995 में कुछ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था, कुछ ऐसा 1995 में। उसको रिप्लेस करके 2013 में ये नया एक्ट बना दिया, इसको नाम दे दिया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है चैप्टर। इनमें एक मेनली इम्पोर्टेंट है कि डीपीसीओ 2013 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और एक इसमें फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला दिया है ड्रग्स की प्राइस वगैरह कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला पढ़ लेना। काफी बार आ जाता है कि प्राइस को कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला है वो बताए। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ मॉड्यूल में देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ मॉड्यूल में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। उसके बाद 3 टाइप की हैं एथिक्स, एक तो जॉब से रिलेटेड फार्मासिस्ट की, एक ट्रेड से रिलेटेड, और एक मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। तीन में से तीनों नहीं आएंगे पेपर में, कोई एक पूछेगा या दो पूछेगा। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आएगा, राइट डाउन दी कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स रिलेटेड टू हिज जॉब, या आएगा रिलेटेड टू हिज ट्रेड। तो जॉब और ट्रेड वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पेपर में पक्का आना है, या तो जॉब से रिलेटेड एथिक्स आएंगे या ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। तो ये भी मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस में इस पे ऑलरेडी लेक्चर प्रिपेयर्ड है, तो वो आप देख लेना उसको। उसके बाद आता है एमटीपी एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इसकी वही है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में डेफिनेशन है कुछ, कि आरएमपी क्या होता है, तो ये डेफिनेशंस कर लेना आरएमपी की। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें कुछ कंडीशंस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, वो पढ़ लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनको सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के जाना। और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ब्रीफली मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बता सकता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है आ सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स वाले चैप्टर से है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है जो पीसीआई ने फ्रेम किया है। इसमें क्वेश्चन आता है कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स फ्रेम किसने किया है, तो वो पीसीआई ने किया है। और उसके बाद ये कुछ कोड दिए ही हैं इनके, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और अपना इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये मैंने अच्छे से डिजाइन कर रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ के साथ इनको पढ़ लेना। ये नीचे लिख भी रखें ऑब्जेक्टिव क्या था कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का, और आगे एथिक्स एक्सप्लेन भी कर रखी है। राइट एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट गिवन इन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, जॉब से रिलेटेड, ट्रेड से और मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड एथिक्स है। तीन टाइप के एथिक्स है और इनको डिफाइन भी कर रखा है मैंने। एक्सप्लेन एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, जॉब से रिलेटेड पांच टाइप के एथिक्स हैं, ABCDE। ये पांचों पढ़ लेना और इनकी आगे थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। ट्रेड से रिलेटेड एथिक्स ये हैं, एक्सप्लेन एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड भी 5 एथिक्स हैं, ABCDE जो दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अलावा कोई इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में देखते हैं कुछ। एक DMR एक्ट में शेड्यूल जे है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। ये कुछ ईयर्स हैं जो आप याद रखना कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया था, कैसे क्या था, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ड्रग की डेफिनेशन, मैजिक रेमेडी की डेफिनेशंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशंस क्या है, और प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सी है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में, ये आपको पढ़नी है। ड्रग से रिलेटेड दो टाइप की एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है DMR एक्ट में, ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट में। एक तो ड्रग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है जो हम नहीं कर सकते, और दूसरा मैजिक रेमेडी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है जो नहीं कर सकते। ड्रग से रिलेटेड कौन सी है, तो ये 1 2 3 4 लिख रखा है, और मैजिक रेमेडी से रिलेटेड 1 2 3 4, ये अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लें कि कोई भी ड्रग जो फ्लोइंग चार कंडीशन जो लिखी है 1 2 3 4, इनके बारे में अगर ट्रीटमेंट का या इनके प्रिवेंशन को अगर एडवर्टाइज करती है तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना बैंड है, यानी DMR एक्ट में प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिट का मतलब बैन है। उसके बाद इसमें ये एक्सेंट्रिक एडवर्टाइजमेंट है कुछ। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट में शेड्यूल जे दिया है, शेड्यूल जे। और शेड्यूल जे में 54 डिजीजेस के नाम दिए हैं, डिजीजेस दैट कैन नॉट बी क्लेम टू क्योर। इसका मतलब ये है कि शेड्यूल जे में ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट में जो डिजीज दी है उनके बारे में कोई भी मेडिसिन क्योर के लिए प्रपोर्ट नहीं कर सकती। प्रपोर्ट का मतलब होता है कि ये दावा नहीं कर सकती कि इस मेडिसिन को लेने से ये डिजीज क्योर हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि ये जो शेड्यूल जे की जो 54 जो डिजीज दी हैं, ये अनट्रीटेबल है, लाइफ लॉन्ग डिजीजेज है, इनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अ, 1 महीने 2 महीने 10 दिन लिया लेने से ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जिनसे कि ये परमानेंटली ये डिजीज क्योर हो जाए, तो इसलिए इनको शेड्यूल जे में रख रखा है कि इनके बारे में कोई भी ड्रग ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता कोई फिजिशियन या कोई मेडिकल शॉप वाला कि ये टैबलेट या ये ड्रग लेने से ये डिजीज क्योर हो जाएंगी। तो शेड्यूल जे से रिलेटेड सभी डिजीज के नाम नहीं याद रखने आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 5 मार्क्स में आ सकता है कि राइट डाउन सम डिजीजेस गिवन इन शेड्यूल जे, कि शेड्यूल जे की कुछ डिजीजेस के नाम बताओ जो कोई भी मेडिसिन जिनको ट्रीट करने के लिए प्रपोर्ट नहीं कर सकती। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ईयर कौन से एक्ट में आया, कौन से ईयर में एक्ट आया था, ये आपको पढ़ना ही है साथ में। ऑब्जेक्टिव क्या था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, तो इसमें दो टाइप के ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं मैंने, A एंड B। टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड RMP, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है साथ के साथ।
प्लेस ऑफ टर्मिनेशन भी इसमें है। एक एडमिशन रजिस्टर क्या होता है, ये भी एमटीपी एक्ट में आता है कि एडमिशन रजिस्टर क्या होता है। तो इसका भी साथ में स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एमटीपी एक्ट में, कि एमटीपी एक्ट में कंडीशंस क्या है, लेंथ ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कंडीशंस क्या है। तो दो कंडीशंस है कि जब प्रेगनेंसी की लेंथ 12 वीक तक है, 12 वीक से ज्यादा नहीं है प्रेगनेंसी, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए 1 RMP चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की लेंथ 12 वीक से ज्यादा है और 20 वीक्स के कम में, यानी सेकंड कंडीशन है कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 12 टू 20 वीक्स, देन 2 RMP रिक्वायर्ड, 2 RMP चाहिए। और इसमें ओपिनियन क्या होनी चाहिए आरएमपी की, ये 3 ओपिनियन भी होनी चाहिए, जब भी उस प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। कि फर्स्ट है कि कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए सीरियस रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, दिस कैन प्रोड्यूस इंजुरी टू हर फिजिकली या मेंटल हेल्थ। या थर्ड कंडीशन है चाइल्ड टू बी बोर्न वुड बी हैंडीकैप्ड। फर्स्ट कंडीशन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको टर्मिनेशन नहीं किया गया प्रेगनेंसी को, तो वो सीरियस रिस्क हो सकता है उसकी लाइफ से। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि अगर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो वुमेन है वो फिजिकली या मेंटली इंजुरी हो सकती है उसको उससे। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि जो चाइल्ड बोर्न होने वाला है वो मे बी हैंडीकैप्ड हो सकता है, इसलिए भी जरूरी है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। तो ये 3 कंडीशंस ओपिनियन आरएमपी की होनी चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी की होनी चाहिए, जब भी कोई प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट, हाँ, आरएमपी से रिलेटेड इसमें इम्पोर्टेंट है। आरएमपी की क्वालिफिकेशंस कुछ दी हैं कि आरएमपी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये आरएमपी के लिए 4 पॉइंट कुछ क्वालिफिकेशंस दी है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें एनडीपीएस एक्ट में और क्या आ सकता है। ये एनडीपीएस एक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े एक बार देख लेना सभी बच्चे, कि जो एनडीपीएस एक्ट था वो पहले कौन से एक्ट थे। ये एनडीपीएस एक्ट 1985 में आया था। तो इससे पहले 3 एक्ट थे, ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। और इन तीनों एक्ट एबीसी एक्ट को क्या है कंबाइन करके 1985 में इन तीनों एक्ट को रिप्लेस करके और एक अलग एक्ट बना दिया जिसको कहा एनडीपीएस एक्ट। और ये एप्लीकेबल एरिया की एनडीपीएस एक्ट कहाँ है। उसके बाद डेफिनेशन है इसमें, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है कोका डेरिवेटिव्स क्या है, मैन्युफैक्चर ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चर ड्रग की डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन मैन्युफैक्चर ड्रग्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एनडीपीएस भी मैंने इसमें लिखे हैं, एबीसीडी पढ़ लेना है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट 12th क्वेश्चन है एनडीपीएस एक्ट में। 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें ऑफेंस एंड पेनल्टी क्या है। तो इधर ऑफेंस दी है, ऑफेंस का मतलब अपराध हो गया हिंदी में, और पेनल्टी का मतलब होता है सजा क्या होती है, कि कोई भी पीपल्स अगर ऐसा ऑफेंस करेगा तो उसको क्या पेनल्टी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफेंस है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट एंड रूल इन रिलेशन टू, कि ये जो एनडीपीएस एक्ट है इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है, इस एक्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कैनाबिस, कोका लीव, कोका प्लांट, ओपियम, ओपियम पोपी, पोपिस्ट्रा, या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या मैन्युफैक्चर ड्रग, तो उसके लिए रिग्रेसली इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है 10 to 20 years एंड फाइन, या बोथ 1 to 2 लाख फाइन है इसमें। तो ये फर्स्ट टू लेके जो 5 तक की 5 ऑफेंस है, जो फर्स्ट 5 ऑफेंस की सेम पनिशमेंट है, फर्स्ट 5 ऑफेंस की सेम पेनल्टी है, कि इनमें से कोई भी ऑफेंस है तो उसकी पेनल्टी ये होगी। उसके बाद 6th की पेनल्टी अलग है, 7th की भी वही है, 8th की भी सेम है, 9th की अलग है, 10th, और ये 11th ऑफेंस आ गया। तो ये ऑफेंस पेनल्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइजन एक्ट।
शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की डीटीएबी में कितने मेंबर्स होते हैं? 18 होते हैं। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट पास कब हुआ था? 10 अप्रैल 1940 को। ये कुछ टर्म दिए ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में, ये आ सकता है फुल फॉर्म लिखना आपको कि सीडीएल क्या है, डीटीएबी क्या है, जीएमपी क्या है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लेना। एपीआई क्या होते हैं, एलए क्या होता है, डीआई आरएमपी की फुल फॉर्म क्या बनेगी, सीडीएससीओ क्या है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए हैं और इनकी लोकेशन दी है। क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की लोकेशन कहाँ है? कोलकाता में है। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी अलग है, ये थाने में है, मुंबई में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, ये लखनऊ में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट डिफरेंट है, कोसली में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। यही करना, और ज्यादा इसमें कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मैंने लिख रखे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में कि राइट डाउन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाया था 1940 में। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर ड्रग्स के इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, ड्रग एंड कॉस्मेटिक की रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। इंडिया में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, उनका इंपोर्ट कैसे हो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उनका सेल कैसे हो, इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया। और ये कुछ इस एक्ट का इंट्रोडक्शन है कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में 2 शेड्यूल हैं और 23 शेड्यूल, टोटल 25 शेड्यूल्स दिए हैं। ये शेड्यूल्स कुछ इसमें डिफाइन भी हैं। ये आते हैं कि लीगल डेफिनेशन, जो आपके फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है पक्का। तो जैसे शेड्यूल सी, तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि शेड्यूल सी क्या है। शेड्यूल सी की ये डेफिनेशन है कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल और प्रोडक्ट दे रखे हैं शेड्यूल सी में जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना रखे हैं। इसी तरह C1 शेड्यूल है, जी शेड्यूल है। जी शेड्यूल में क्या है कि द लिस्ट ऑफ, जी शेड्यूल में है कि द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, कि जी शेड्यूल में कुछ ऐसी ड्रग्स दी हैं जिनको ओनली मेडिकल सुपरविजन में ही यूज करना होता है। उसके बाद एच शेड्यूल है। एच शेड्यूल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एच शेड्यूल में है कि लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेलर ओनली ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी। जी और एच में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो जी शेड्यूल में जो ड्रग्स दी हैं उनको मेडिकल सुपरविजन में यूज करना है। एच शेड्यूल में जो ड्रग्स दी हैं उनको रिटेलर एक आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन पे ही सेल करेगा, कि विदाउट डॉक्टर की स्लिप के वो मेडिसिन किसी को नहीं सेल करेगा। एच शेड्यूल में ऐसे लिखा है। इसी बार H1 शेड्यूल भी आया था उसके बाद एक। उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट शेड्यूल एम भी इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल पी भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ पीरियड, ड्रग की एक्सपायरी वगैरह डेट शेड्यूल पी में दी है। एक्स शेड्यूल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लेबलिंग रिक्वायरमेंट अभी मैंने कुछ शेड्यूल की दे रखी है कि जो जी शेड्यूल की ड्रग्स होंगी उनकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या होंगी, तो उनकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी यहाँ मैंने लिख रखा है कि उनकी जो जी शेड्यूल की जो ड्रग होगी उनके लेबल्स पे ऐसा कुछ वर्ड लिखा आएगा, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये सभी शेड्यूल्स की कुछ इंपॉर्टेंट लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं। ये कुछ मैंने क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए, स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए, कि
ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट मेनली, इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिसिस दोनों की यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख रखी है, इसको एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद डीटीएबी के मेंबर्स भी इसमें मैंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन दी मेंबर्स ऑफ डीटीएबी। डीटीएबी के मेंबर ये हैं, सेवंथ क्वेश्चन है डीटीएबी। डीटीएबी में 18 मेंबर होते हैं, 5 इलेक्टेड होते हैं, 5 नॉमिनेट किए जाते हैं और 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब 5 इलेक्टेड कौन से हैं वो इसमें दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कि कौन कौन इलेक्ट करेगा ये भी लिख रखा है। उसके बाद नॉमिनेटेड 5 कौन कौन से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ये भी है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो 8 मेंबर्स कौन कौन होंगे डीटीएबी में, ये 1 to 8 लिस्ट मैंने दे रखी है, इनको याद कर लेना। कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट के जो पर्सन्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये सारे डीटीएबी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि वो मेंबर पहले ही कहीं गवर्नमेंट में किसी अच्छी पोस्ट पे है और उसको फिर किसी दूसरी गवर्नमेंट की बॉडी में रिप्रेजेंटेशन दे देना, उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स का मतलब वो पहले से ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे है। जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, कि ऑल इंडिया की जो हेल्थ सर्विस है उसका एक डायरेक्टर जनरल होता है, एक ही होता है ऑल इंडिया का, तो वो क्या है, डीटीएबी का मेंबर होता है। इसी तरह सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता का डायरेक्टर है, वो इसका मेंबर होता है। तो ये सभी एक बार आप देख लेना इनको। उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं कि अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती हैं, मिसब्रांडेड ड्रग क्या होती हैं, स्पूरियस ड्रग्स क्या होती है। तो इनको भी एक बार देख लेना, ये डेफिनेशंस कई बार आ जाती है। ड्रग कलेक्टर की कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लाइसेंस का मैंने कहा था आपको कि लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। लोन लाइसेंस क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है और रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है। तो ये थोड़े एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई लाइसेंस आ सकता है। यही है मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कर जाना, और 100% पेपर्स में आने ही आने हैं सभी। तो जुरिक्स के पेपर्स, फार्मास्यूटिकल जुरिक्स में सभी स्टूडेंट के बेस्ट मार्क्स आने चाहिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, और जुरिक्स एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें फेल होना तो किसी बच्चे का बनता ही नहीं है। और बाकी मेरी वीडियो है जो भी जुरिक्स में काफी सारे चैप्टर्स पे हैं, तो उनको भी अच्छे से सुन लेना, और इतना काफी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है जुरिक्स के लिए। नो टेंशन।